हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वीरेंद्र गुज्जर। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। पिछले वीडियो में अपने 8वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में 9वें चैप्टर खुडाक चतुष्पाद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है मैंने शुरू में लिख रखा है कि सुश्रुत ने है ना ये जो खुडाक चतुष्पाद बताए हैं। यहाँ पे खुडाक का मतलब होता है संक्षिप्त। तो 4 पाद बताए हैं चिकित्सा के, और चिकित्सा के 4 पाद कौन कौन से हैं। तो सुश्रुत, अब चरक के बारे में तो अपन नीचे पढ़ेंगे, ये पीजी के लिए क्वेश्चन है कि सुश्रुत ने है ना कौन कौन से बताएं। थोड़ा सा नामों में अंतर है तो यही चीज़ें, बस नाम अलग अलग ले रखे हैं कि क्या क्या नाम बोले गए हैं। तो सुश्रुत ने जो बताए हैं वैद्य, रोगी, भेषज और परिचारक, ये जो है 4 बताए हैं। तो इन चारों का नाम याद रखना है कि कौन कौन से नाम है। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो है चरक ने 4 पाद ये बताए हैं, विषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। तो अपन ने देख लेते हैं कि सुश्रुत ने जो है अलग नामों से बोला है सेम ही चीज़ लेकिन नाम अलग लिए हैं उसने, और चरक ने जो है वो अलग नाम लिए हैं। इसने विषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी ये नाम लिया है। विषग, विषग मतलब वैद्य, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य मतलब औषध होगी, ठीक है। उपस्थाता, उपस्थाता मतलब नर्सिंग स्टाफ हो गया, ठीक है, मतलब परिचारक। फिर रोगी, रोगी क्या हो गया, पेशेंट हो गया। तो ये क्या होते हैं, चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि चिकित्सा के चतुष्पाद कौन से हैं, तो अपने को ये लिखने हैं विषग, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। अब संस्कृत वाले अपन लिखेंगे तो जो है युज में उस पर चेक करने वाले पे अलग ही थोड़ा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ इसने जो है अच्छे से पढ़ा है। तो ये याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो अब यहाँ पे देखते हैं इसके विमर्श में कि यहाँ पे कर्म साधव हेतु लिख रखा है, कर्म साधन हेतु है। तो सुश्रुत ने जो है ये चरक ने बोले हैं चतुष्पाद, और सुश्रुत ने चतुष्पाद को क्या बोला है, क्रम साधन हेतु नाम से बताया है। अगर पूछा जाए क्रम साधन हेतु कितने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये 4 ही होते हैं, भेषज, रोगी, परिचारक और, ठीक है, ये द्रव्य, ये हो गए। तो बस नाम अलग लिया है कि चरक ने चतुष्पाद बताया है और जो सुश्रुत ने वो क्रम साधन हेतु बोला है। अब अगला कोटेशन नंबर 4 देखते हैं, अस्वस्थ तथा स्वस्थ के लक्षण। तो यहाँ पे जो है स्वस्थ की परिभाषा दे रखी है, ये हाइजीन में भी आगे भी काम आएगा। तो ये अपने को जो है कोटेशन याद करना है। विकारो धातु व सम्यम साम्यम प्रकृतिर उच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। तो ये स्वस्थ की परिभाषा दे रखी है। तो विकारो धातु व सम्यम, तो दांतों की विषमता को कहा जाता है विकार, मतलब रोग कहा जाता है। साम्यम प्रकृति उच्यते, और दांतों की क्षमता क्या कहलाती है, प्रकृति। तो दांतों की क्षमता को विकार कहा गया है और दांतों की क्षमता को प्रकृति। सुख संज्ञकम आरोग्यम, और सुख संज्ञा, सुख क्या है, आरोग्य अवस्था है, और विकारो दुख में है, और विकार क्या है, दुख है, ठीक है। तो ये स्वस्थ और अस्वस्थ की परिभाषा होगी। तो ये कोटेशन अपने को याद करना है, काम आएगा। फिर अपन नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। तो ये मैंने वही लिख रखा है ऊपर कि आरोग्य सुख है, विकार दुख है, दांतों की विषमता रोग होता है और दांतों की क्षमता प्रकृति होती है। तो ये अपन ने ऊपर देख ही लिया था। हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है चिकित्सा की परिभाषा दे रखी थी, विस्वस्थ और अस्वस्थ, मतलब इसकी परिभाषा दे रखी थी पिछले 4थे नंबर कोटेशन में, और यहाँ पे किसकी, चिकित्सा की परिभाषा दे रखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने को याद करनी है। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है चिकित्सा की परिभाषा लिखी, तो चिकित्सा की परिभाषा याद रखना है, और कोटेशन याद रहे तो और भी अच्छी बात है। चतुर्नाम विषगादि नाम सस्ता नाम धातु करते परवर्ती धातु सामर्थ्या चिकित्सते इति अभिधीयते। तो मतलब चतुर्नाम विषगादि नाम, विषग आदि जो चतुष्पाद है, ठीक है। तो हिंदी में देखते हैं, धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पादों की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, चिकित्सा कहा जाता है। मतलब धातु विकृत होगी, मतलब रोग हो गया। तो रोग क्या होता है, तो क्या होता है, अभी पढ़ा था ना, दांतों की विषमता क्या होती है, रोग होता है। तो दांतों की विषमता होने पर उनको समता लाने के लिए चिकित्सा आदि जो 4 पाद हैं, जैसे कि वैद्य हो गया, रोगी हो गया, भेषज हो गया, परिचारक हो गया, 4 पाद हैं। उन पादों की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब जो
ये कार्य करते हैं, जो जो चेष्टाएं होती है, उसे क्या कहा जाता है? चिकित्सा कहा जाता है। तो ये चिकित्सा की परिभाषा होगी, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो कोटेशन नंबर 6 देखते हैं। इसमें जो है पहले जो चिकित्सा के 4 पाद में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? वैद्य होता है। क्यों? वैद्य के बिना न तो अपन ड्रग्स दे सकते, ठीक है, तो सबसे श्रेष्ठ होता है जो वैद्य होता है। और वैद्य के गुण कौन से होते हैं वो दिखाए गए। श्रुते प्रियवदातत्वम, बहुसो, दृष्ट कर्मता कर्मता, दाक्ष्यम और सोच। तो ये क्या होते हैं? वैद्य के गुण हो गए। तो 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया चाहे कि वैद्य के गुण लिखो, तो अपने को ये 4 गुण लिखने हैं कि श्रुते प्रियवदातत्वम मतलब शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना। तो जो शास्त्र का अच्छी प्रकार से ज्ञान रखता है, जैसे चरक संहिता वगैरह होगी, ये संहिताएं जितनी भी है इनका, या फिर और जो शास्त्र हो गए उनका ज्ञान रखना। बहुसो दृष्ट कर्मता मतलब जिसने है ना प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा हो, मतलब बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं और प्रैक्टिकल देखे हैं। तो अब हिंदी में देखते हैं, अनेक बार रोगी औषध निर्माण तथा औषध प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्ट होना। तो मतलब प्रैक्टिकल किए हैं, प्रत्यक्ष देखे हैं उसने ये सारी चीज़ें। तो ये दूसरा गुण हो गया। दाक्षम दक्ष होना चाहिए, मतलब कि युक्ति के अनुसार जो है, अगर कोई रोग हो गया, कोई पेशेंट आया, तो उसको युक्ति के अनुसार उसकी चिकित्सा करनी है, तो वो दक्ष होना चाहिए उसकी चिकित्सा करने में। फिर अगला क्या हो गया? सोच। सोच मतलब पवित्र, वो पवित्र होना चाहिए कि रोगी के प्रति है ना कोई निर्दयी भाव या फिर कोई और कुछ जो है भाव नहीं रखने चाहिए, प्रेम का भाव रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया? मतलब उस डॉक्टर को क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो ये वैद्य के 4 गुण हो गए। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अगले कोटेशन में। तो अगले कोटेशन में है उत्तम औषधि के गुण दे रखे हैं। तो उत्तम औषधि के गुण पूछे जाए, ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि या फिर इन सभी को मिला के जो है चतुष्पाद के गुण लिखो, तो ऐसे करके 5 नंबर में भी दे सकता है। तो सभी के अलग अलग अपने को गुण लिखने पड़ेंगे। तब उत्तम औषधि के गुण देखते हैं। उत्तम औषधि के गुण, इसमें कोटेशन जो है याद करना है इसको। बहुता तत्तर योग्यतम अनेक विध कल्पना संपच्चेति चतुष्कोयम द्रव्याणाम गुण उच्यते। तो मतलब बहुता तत्तर मतलब बहुत से रूप में, अधिक रूप में प्राप्त हो, मतलब बहुत सारी औषधियाँ होनी चाहिए। योग्यतम मतलब औषधियाँ जो है व्याधि को नाश करने में योग्यता होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए। अनेक विध कल्पना जिसकी बहुत सारी जो है कल्पना बनाई जा सकें, जैसे पंचविध कल्पना दे रखी है कि रस, श्रित, हिम, फांट, अवले, ठीक है, ये तो इस प्रकार से अनेक कल्पनाएं जिसकी बनाई जा सके। संपच्चेति, संपच्चेति का मतलब है जो रस गुण वीर्य विपाक आदि से युक्त हो, मतलब अब जो रस गुण वीर्य विपाक में हीन नहीं होनी चाहिए, उनमें युक्त होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये जो है किसके? उत्तम औषधि के गुण हो गए। तो उत्तम औषधि के गुण याद रखने हैं, बहुता, योग्यतम, अनेकविध कल्पना और संपच्चेति। अब अगला कोटेशन देखते हैं। अब जो यहाँ पे है उपचारक मतलब जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसके गुण दे रखे हैं कि उपचारक में जो है परिचारक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इसमें देखना, उपचारकता, दाक्षम, अनुरागस, भर्तरी और सोच, ये 4 गुण होने चाहिए। उपचारकता, उपचारकता मतलब सेवा कार्य का पूर्ण ज्ञान, मतलब कि क्या कैसे सेवा करनी है, क्या क्या करना है, उसको कैसे ड्रिप लगानी है, तो इस प्रकार की जो बातें हैं उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। फिर अगला है दाक्षम, ठीक है, दक्ष होना चाहिए, अपने काम में निपुण होना चाहिए। फिर अनुराग भर्तरी, तो जो अपने मालिक मतलब जो रोगी होता है उसके प्रति कौन सा भाव रखना है? प्रेम का भाव रखना है। फिर सोच और पवित्र होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 जो है किसके? उपचारक के गुण हो गए। तो ये याद रखना है अपने को, पूछ ले जाते हैं ये भी। अब जो है रोगी के गुण, कि रोगी जो आ रहा है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें भी 4 गुण होने चाहिए। फिर इसमें 4 देखना, स्मृति, निर्देशकारित्व, अभीरुत्व और ज्ञापकत्व, ये जो है 4 गुण होने चाहिए। स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, अब उसको टैबलेट याद लेने का गुण होना चाहिए, मतलब अगर उसके स्मरण ही नहीं रहेगा कि जैसे कि अपने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अब मेरे को दवाइयाँ दी हैं तो वो कैसे लेनी कैसे नहीं लेनी, तो वो ठीक थोड़ी हो पाएगा। फिर दूसरा क्या होता है? निर्देशकारिता, निर्देशकारिता मतलब जो वैद्य ने जो आज्ञाएं दी हैं कि इसको इस टाइम लेना है और इसी टाइम करना है, इसके साथ लेना है, मतलब जैसा वैद्य कह रहा है वो वैसा ही करना चाहिए। अगर वो वैद्य की पालना ही नहीं कर रहा है तो उससे भी क्या होगा? वो ठीक नहीं हो पाएगा। फिर अविरुतो, अविरुतो मतलब निर्भय होना चाहिए। वो अब जैसे आपने को कई बार सुई वगैरह लगाते हैं तो डर लगता है, तो ऐसे सुई वगैरह से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने को कई ऐसे रोग होते हैं जिसमें सुई लगानी पड़ती है, जैसे सीवियर कंडीशन आ जाती है तो उनको जल्दी से ट्रीट करने के लिए लगानी पड़ती है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो इसलिए क्या है कि निर्भय होना चाहिए।
फिर अगला ज्ञापकत्वम। ज्ञापकत्वम मतलब है कि उसके जो जो रोग हो रहे हैं, उसके जो जो उपद्रव हो रहे हैं, उसमें जो पीड़ा हो रही है, तो वो है उसको वैद्य को अच्छी प्रकार से बताने वाला होना चाहिए। तो ये जो है रोगी के 4 गुण हो गए: स्मृति, निर्देशकारिता, अविरुद्ध और ज्ञापकत्व। हम नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है इनकी सारणी टेबल दे रखी है कि विषय के कौन कौन से होने चाहिए। तो अपन अगर पांचों पूछे ना, अपन 5 नंबर मतलब 5 नंबर क्वेश्चन में दे दिया और पूछ लिया कि इस चतुष्पाद के गुण लिखो, तो अपन इस प्रकार से टेबल रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर अलग अलग लिखिए कि विषय के गुण, द्रव्य के गुण, उपस्थाता के गुण और रोगी के गुण। तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो टेबल में वो जो पहले पढ़ा दिए हैं वही चीज़ें दे रखी हैं इसमें। अब आगे देखते हैं कि चिकित्सक की प्रधानता। ये पहले ही बता दिया था कि इस 4 उपाधियों में सबसे श्रेष्ठ कौन होता है? चिकित्सक होता है। तो इसमें चिकित्सक की प्रधानता में दे रखा है 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सा के 4 पाद क्या करते हैं? चिकित्सा की सिद्धि में कारण है। तो चारों के पाद मिलेंगे तभी क्या होगी? चिकित्सा अच्छे से हो पाएगी। इन चारों में औषधों को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला और रोगी में रोगानुसार औषध योगों का योग करने वाला केवल वैद्य ही होता है, अतः वैद्य ही प्रधान माना गया है। तो इसमें क्या होता है कि औषध को जानता कौन है? वैद्य। परिचारक पर भी शासन करता है, परिचारक को क्या बताएगा कि क्या करना क्या नहीं करना, और रोगों में मतलब रोगी में क्या करेगा? उसको रोग अनुसार औषध देगा। तो इसलिए क्या होता है, जो चिकित्सक जो वो श्रेष्ठ होता है। तो ये अपन ने देख लिए थे चिकित्सक की प्रधानता। अब चिकित्सक की प्रधानता में जो है उदाहरण दे रखा है, ठीक है। चिकित्सक की प्रधानता में उदाहरण कि चिकित्सक कि किस प्रकार से चिकित्सक प्रधान होता है, उसकी उपमा किससे की गई। फिर ये कह रहा है कि जिस प्रकार से पाक क्रिया में, भंडारी की पाक क्रिया में पात्र, ईंधन और अग्नि क्या होते हैं? कारण होते हैं। मतलब कोई भंडारी है, वो पाक क्रिया कर रहा है, तो पाक क्रिया करने के लिए क्या होता है? पात्र की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है और अग्नि की जरूरत पड़ती है। और फिर अगला कह रहा है कि युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मतलब सेनापति की विजय, सॉरी, युद्ध में विजय प्राप्ति की इच्छा से प्रवृत्त सेनापति की विजय में जिस प्रकार भूमि, सेना और अस्त्र शस्त्र कारण होते हैं। मतलब जब युद्ध होता है तो सेनापति के ऊपर आता है कि हाँ, इस सेनापति ने जो है युद्ध जीत लिया, लेकिन उसमें कारण कौन होते हैं? भूमि भी कारण होती है, सेना भी कारण होती है, अस्त्र शस्त्र भी कारण होते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है कि जब वैद्य रोग को दूर करने में प्रवृत्त होता है तो दांतों की क्षमता में रोगी, औषध, परिचारक क्या होते हैं? ये कारण होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ठीक रहेंगी तो ही जो क्या ये हो पाएगा, रोगी जो है अच्छे से ठीक हो पाएगा। तो इसलिए ये सारे कारण होते हैं और इसमें उदाहरण ये दिए गए हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर और उदाहरण में दे रखा है कि जिस प्रकार मिट्टी, दंड, चक्कर और सूत्र, जैसे कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है तो मिट्टी की जरूरत पड़ती है, दंड की जरूरत पड़ती है, चक्कर की और सूत्र, इन चारों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि इन चारों के रहते हुए भी बिना कुम्हार के घड़े की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो अगर ये चारों चीज़ें पड़ी हैं लेकिन कुम्हार ही नहीं है तो घड़े की उत्पत्ति कैसे होगी? तो उसी प्रकार कह रहा है कि पाद उतरे, अगर बाकी के 3 है लेकिन वैद्य का अभाव है तो आरोग्य की प्राप्ति जो वो नहीं हो सकती। तो ये उसमें उदाहरण दे रखे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब यहाँ पे जो है कोटेशन नंबर 18 में प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण दे रखे हैं, ठीक है। वैद्य के लक्षण पूछे तो आपने को जो पीछे चतुष्पाद में देखे थे, श्रुते, पर्यावदातत्व, भूसो, दृष्ट, कर्मता, वो वाले लिख रहे हैं। लेकिन अगर प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण पूछे तो आपने को ये ही लिखना है। जो है वर्ड्स पे ध्यान देना है अपने को। प्राणाभिसर के पूछ रहा है या फिर राजा के योग्य वैद्य के लक्षण पूछ रहा है या फिर किसके पूछ रहा है, जैसा पूछ रहा है अपने को वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो प्राणाभिसर वैद्य के जो है क्या क्या लक्षण होने चाहिए, इसमें नीचे देखना। शास्त्र के अध्ययन में तत्पर रहना। तो शास्त्र के अध्ययन में क्या है, उसको तत्पर रहना चाहिए। शास्त्र के अर्थ को समझने में उचित परिश्रम करना। शास्त्र के अध्ययन में तो तत्पर रहना ही है, लेकिन शास्त्र के अर्थ को भी समझने में क्या करना चाहिए? उचित परिश्रम करना चाहिए। स्वयं करना और अन्यत्र हुए या होने वाले कर्मों को बार बार देखना, ठीक है। और ये जो शास्त्र का अर्थ में परिश्रम करना है, स्वयं करना है, और अन्यत्र या फिर कहीं भी जो है बार कर्म हो रहे हैं, जैसे कि सर्जरी वगैरह कर रहे हैं या फिर इस प्रकार प्रैक्टिकल हो रहे हैं, तो उनको क्या है? कर्मों को बार बार देखना है। तो ये जो है प्राणाभिसर वैद्य के लक्षण है, तो इनको याद करना है। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं
राजा के योग्य वैद्य के लक्षण, कि राजा के योग्य वैद्य है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उसके हैं हेतो, लिंगो, परसमने और रोगाणाम अपुनर्भय। मतलब हेतु निदान, ठीक है, लिंग मतलब लक्षण हो गया, परसमन मतलब रोगों की शांति के उपाय, और रोगाणाम अपुनर्भय मतलब रोग के पुनः उत्पन्न होने के यत्न। तो ये जो है राजा के योग्य वैद्य के लक्षण है। तो इसमें राजा के योग्य जो वैद्य है उसमें ये लक्षण होने चाहिए, इन गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 20, शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्ता। तो इसमें क्या दे रखा है कि शस्त्र, शास्त्र और जल, इनमें पात्र के अनुसार गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये कह रहा है कि शस्त्र है, शास्त्र है या फिर जल है, पात्र के अनुसार मतलब जिस पात्र का अपन यूज कर रहे हैं उसके अनुसार क्या होती है, गुण और दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे बोलते हैं ना कि दही को जो है कांसे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए वरना वो पॉइजनस हो जाता है। तो पात्र के अनुसार उसमें क्या आ गए, गुण और दोष आ गए। तो इसी प्रकार जब यही कह रहा है कि शस्त्र, शास्त्र और जल, तो इनमें क्या होता है, पात्र के अनुसार गुण दोषों की उत्पत्ति हो जाती है। तो फिर आगे बोल रहा है आयुर्वेद भी शास्त्र है, अतः इसके अध्ययन के पूर्व पढ़ने वाली शिक्षार्थी को अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लेनी चाहिए। तो इसलिए आयुर्वेद का शास्त्र जो है पढ़ना चाहते हैं तो उसको शिक्षार्थी को क्या करना है कि शास्त्र को पढ़ने से पहले अपनी बुद्धि की शुद्धि करनी चाहिए। तो ये जो हो गया शस्त्र आदि के संबंध में पात्र की महत्ता हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे उत्तम वैद्य के 6 गुण। तो वैद्य के गुण पूछे, प्राणाभिसर वैद्य के गुण, राजा के योग्य वैद्य के गुण, और अब आ गया उत्तम वैद्य के गुण। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो सारी चीज़ों को अलग अलग याद करनी है, एक दूसरे में मिक्स नहीं करना है। कि वो वैद्य के गुण पूछ रहा है तो अपन वैद्य, उत्तम वैद्य के 6 गुण लिख के आ गए तो अपना क्वेश्चन जो है वो आंसर गलत हो जाएगा। तो उत्तम वैद्य के गुण पूछे तो वो उत्तम वैद्य के ये 6 गुण लिखने हैं, वैद्य के पूछे तो वैद्य वाले लिखने हैं, प्राणाभिसर वैद्य पूछे तो प्राणाभिसर वाले, और राजा के योग्य वैद्य के पूछे तो राजा के योग्य वैद्य वाले ही लिखने हैं। अब उत्तम वैद्य के 6 गुण देखते हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। तो ये जो है उत्तम वैद्य के 6 गुण होते हैं। तो ये याद रखने हैं कि उत्तम वैद्य के 6 गुण कौन कौन से होते हैं, विद्या, वितर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, शास्त्र और बुद्धि का संबंध, कोटेशन नंबर 24। तो शास्त्र और बुद्धि में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे ऊपर देखना कोटेशन में शास्त्रम ज्योति, तो शास्त्र क्या होती है, ज्योति के समान होता है, और दर्शनम बुद्धि, और बुद्धि किसके समान होती है, दर्शन के समान। तो यही है शास्त्र और बुद्धि में संबंध, कि शास्त्र तो जो ज्योति के समान होता है मतलब उसको प्रकाश दिखाने वाला होता है, और जो बुद्धि होती है वो दर्शन के समान होती है। तो शास्त्र और बुद्धि का संबंध हो गया। अब नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं, अब यहाँ पे जो है वैद्य की 4 वृत्तियां बता रखी हैं। तो वैद्य के गुण अलग हैं और वृत्तियां पूछे तो वृत्तियां जो होती है वो 4 होती हैं। तो वैद्य की 4 वृत्तियां कौन सी होती हैं, अब वो देखना। पहला होता है मैत्री, ठीक है, मतलब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। फिर दूसरा आता है आर्तेषु कारुण्यम, मतलब रोगी के ऊपर क्या करना है, आर्तेषु कारुण्यम मतलब दया का भाव रखना है। फिर सख्य प्रीति, मतलब साध्य रोगों में क्या करना है, प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना है। तो इसने साध्य रोगों में बोला है, मतलब कि असाध्य रोगों का क्या करना है, अपने को अभाव करना, मतलब उनकी चिकित्सा जो अपने को नहीं करनी है। फिर अगला है प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम, मतलब असाध्य रोगी या रोगी में अपेक्षा का भाव। मतलब साध्य रोगों में तो क्या करना है, प्रेम पूर्वक चिकित्सा मतलब सख्य प्रीति, और अगर असाध्य रोगी है तो उसमें क्या करना है, उपेक्षा का भाव रखना है। तो ये जो है अपने को ये वाली चीजें याद रखनी है। ये जो संस्कृत में दे रखी, मैत्री, आर्तेषु कारुण्यम, सख्य प्रीति और प्रकृतिस्थेषु भूतेषु उपेक्षणम। तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो गए, वैद्य की 4 वृत्तियां हो गई। हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बुद्धिर ब्राह्मी दे रखा है। बुद्धिर ब्राह्मी के बारे में मैंने ऊपर लिख रखा है, यह आ गया बुद्धिर ब्राह्मी, ठीक है। तो बुद्धिर ब्राह्मी किसको बोलते हैं, बुद्धिर ब्राह्मी आ जाए तो वो भी वैद्य की 4 वृत्तियां ही लिखनी है अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये अभी तक ऐसे बुद्धिर ब्राह्मी के बारे में ऐसे क्वेश्चन आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता आ जाए। तो अपने को बुद्धिर ब्राह्मी के बारे में पूछा जाए तो भी अपने को क्या करना है, वैद्य की 4 वृत्तियां लिखनी है। तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर